एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 13 हाइड्रोकार्बन। कवरिंग करेंगे एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट चैप्टर को। ठीक है, यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स भी दिखेगा। इस हैंड रिटन नोट्स को जब आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के साथ तो आपको यहाँ पे एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। साथ ही साथ वीडियो में मैं आपको जगह जगह पे टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी कि किस तरीके से इस एक वीडियो को पढ़ने से आप कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको बीच में बताई जाएंगी। ठीक है, तो बस यहाँ पे करना सिर्फ इतना ही है आपको कि पूरी वीडियो को ढंग से वॉच करना है, एक एक बातों को सुनना है। अगर आप मेरे साथ नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आप आएँ और बात अपनी रखें। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको मेंशन कर देती हूँ, चूँकि ये कंप्लीट चैप्टर है हाइड्रोकार्बन का, आप सभी को पता है लंबा चैप्टर है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसलिए पेशेंसली पहले ही इस बात को डिसाइड कर लें कि आपको पेशेंसली देखना ही है इस वीडियो को, ताकि जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आप इसका पूरा फ़ायदा ले पाएंगे बच्चों। ठीक है, और आपको मैं ये एश्योरेंस दिलाती हूँ कि आपने अगर पूरी वीडियो देख ली तो एनसीईआरटी बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि मैंने पूरा एनसीईआरटी बुक का जो निचोड़ है, मीन्स कि जितना इम्पॉर्टेंट पॉइंट, छोटी छोटी बारीकियाँ जो हैं एनसीईआरटी बुक की, जो आप लोग स्किप कर जाते हैं, वो सारी बातें मैंने मेंशन की है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी। तो इसके साथ ही चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को और देखते हैं क्लास का टॉपिक नंबर फर्स्ट। तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक है हमारा हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे डेली डे टू डे लाइफ में। जैसे एलपीजी गैस जो हम यूज़ करते हैं वो सारा क्या है? हाइड्रोकार्बन ही है। यहाँ पे एलपीजी है, सीएनजी है, एलएनजी है, ये सब के सब आपको क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये देखिए सारी बातें एनसीईआरटी बुक में है, आप लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान से इसको समझिए। ऑब्टेन्ड बाय लिक्विफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस, ये जो एलएनजी है वो किससे बनता है? लिक्विफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस से बनता है। पेट्रोल, डीजल और किरोसिन जो है बनता है किससे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, और कोल गैस जो होता है ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये सब के सब का नाम आप जानते हैं और ये सब आपको पता है कि आज के लाइफ की आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं इसके बगैर। अगर आपके घर में एलपीजी गैस न हो तो खाना नहीं बनेगा, क्योंकि अब कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। पेट्रोल डीजल नहीं हो तो हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं सकेंगे लोकल लेवल पे, ट्रेन की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या है कि आपने ये समझ लिया कि आपके सराउंड में हाइड्रोकार्बन का बहुत 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 इस्तेमाल है। बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप प्लास्टिक यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का सामान आप यूज़ कर रहे हैं, वायर यूज़ कर रहे हैं, वो सब के सब हाइड्रोकार्बन कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है, जो कि आप आगे जैसे जैसे चैप्टर में अंदर की तरफ चलेंगे वैसे वैसे आप जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सम इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ हाइड्रोकार्बन यहाँ मेंशन है, आप इसे लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे, क्योंकि ये सारे यूजेस ऐसे हैं जो आपने पहले भी पढ़ रखे, बस मैंने यहाँ पे इसे एक जगह पे जमा करा है कि आप इसको नोट्स के तरह से बना लें। ओके, तो आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आगे बढ़ती हूँ। अब आइए क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को 3 भाग में बांटा जाता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। सैचुरेटेड के अंदर सब सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड के अंदर डबल ट्रिपल बॉन्ड या दोनों बॉन्ड होता है, और साइक्लिक के अंदर आपको बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड आता है जिसके पास की 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सैचुरेटेड के अंदर अल्केन और साइक्लो अल्केन होता है। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन हो गया CnH2n+2। और साइक्लो अल्केन में क्या होता है? क्लोज्ड चेन होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का। ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल नहीं है, ये साइक्लो प्रोपेन है। ठीक है, यानी साइक्लो अल्केन है, ये साइक्लो ब्यूटेन है। हर एज पे एक एक कार्बन होता है, साइक्लो वर्ड लगाते हैं और लिख देते हैं नाम। ठीक है, अब यहाँ पे अल्कीन है और अल्काइन, तो अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन हो गया CnH2n, जबकि अल्काइन का CnH2n-2। और इसके एरोमेटिक के अंदर बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स आते हैं। अब देखिए
सबसे पहले चूंकि अल्केन है, सैचुरेटेड में सबसे पहले अल्केन है, इसलिए हम लोग अल्केन को पढ़ेंगे, फिर अल्कीन, अल्काइन, तब एरोमेटिक पे आएंगे हम लोग। और यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे आप उसमें क्या क्या है सब कुछ पढ़ेंगे ना। अल्केन का पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक बातों को पढ़ना है, तो थोड़ा सा तो सब्र करना पड़ेगा आपको। तो देखिए अल्केन है CnH2n+2, इसे पैराफिन भी कहते हैं क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है, जो लोअर मेंबर होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। फर्स्ट मेंबर इसका मेथेन हो गया, ठीक है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है, क्योंकि चारों सिग्मा बॉन्ड है इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है। बॉन्ड एंगल क्या होता है CH4 के अंदर 109 डिग्री 5 मिनट। यहाँ पे CC बॉन्ड जो बनते हैं वो sp3 ओवरलैप से बनता है, और CH का जो बॉन्ड बनता है sp3, कार्बन का sp3, और S होता है हाइड्रोजन का। बॉन्ड लेंथ आप ध्यान रखें कि CC बॉन्ड लेंथ जो होता है 154 होता है, और ये आपका CH बॉन्ड जो होता है 112 पिकोमीटर होता है। बॉन्ड एनर्जी 80 से 85 किलो कैलोरी और 98.6 किलो कैलोरी। ये एक डेटा है जो आपको अपनी कॉपी पे रखना है और एग्जाम के टाइम इसे पढ़िएगा, ठीक है, ताकि उस समय आपको एग्जाम के टाइम थोड़ा प्रेशर होता है तो आपको याद हो जाता है ये सब, ठीक है। तो देखिए मेथेन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसे कहते हैं। सब यहाँ जिस चार जो आपका ये जो चारों आप देख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड वो sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये सब एस है, H का S ऑर्बिटल से ओवरलैप करके बनता है, ठीक है। और यही जो आप देख रहे हैं बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 5 मिनट, ठीक है। नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म देखेंगे हम लोग, तो देखिए 3 जो मेंबर है, स्टार्टिंग का 3 मेंबर जो होता है उसका सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसलिए ये लोग आपका आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। अब ब्यूटेन से आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो जाता है, तो ब्यूटेन को जब आप इस तरह से एक स्ट्रेट चेन में लिखते हैं तो उसे ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे। और यहाँ पे आपका अगर इसको ये इस तरीके से आपने लिख दिया तो इसका नाम लिखेंगे ना आप 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन, आइसोब्यूटेन भी इसे कहते हैं। ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं इसके अलावा अगर ब्रांचिंग नहीं है तो उसे आइसो प्रीफिक्स लगाया जाता है, और इसलिए टोटल कार्बन काउंट करके आइसोब्यूटेन लिखा जाता है। ये आपका जनरल नेम है। और चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हुआ, सिर्फ स्ट्रक्चर में फर्क आ गया, इसलिए ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। और किस तरह का टाइप हुआ, चेन आइसोमेरिज्म हुआ, क्यों, क्योंकि स्केलेटन में फर्क आया, ठीक है। उसी तरह से पेंटेन का आप देखेंगे, पेंटेन को आप इस 3 तरीके से लिख सकते हैं, सबका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर का फर्क पड़ रहा है, इसलिए ये सबके सब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हुआ। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में किस तरह का हुआ, चेन आइसोमर्स हुआ। नाम आप लिखेंगे इसको नॉर्मल पेंटेन, इसमें आप 1 2 3 नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, 2 पे मिला मिथाइल तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये आयुपक नेम हो गया। और जनरल नेम इसका हो सकता है आइसोपेंटेन, क्यों, क्योंकि 5 कार्बन है टोटल, और ये ग्रुप आइसो ग्रुप को दिखाता है, बशर्ते कि इसके बाद कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, तो इसे कहते हैं आइसोपेंटेन। उसके बाद यहाँ पे 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, इसे नियोपेंटेन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए हेक्सेन को 5 आइसोमर्स हो सकता है, हेप्टेन का 9, और आपका डीकेन का 75 आइसोमर्स पॉसिबल है। ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ कार्बन की, तो 4 टाइप्स ऑफ कार्बन होता है, एक प्राइमरी कार्बन, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्सरी और चौथा क्वाटरनरी। देखिए प्राइमरी को 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं, तो 1 डिग्री कार्बन कौन होगा, जो अकेला कार्बन है लाइक मेथेन, या फिर वैसा कार्बन जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो उसे कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। सेकेंडरी में जस्ट क्या होगा, वैसा कार्बन जो 2 साइडेड से आपका कार्बन से जुड़ा हो तो वो 2 डिग्री हो जाता है। उसके बाद टर्सरी क्या होगा, जिसके पास जो कार्बन 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा रहेगा वो 3 डिग्री हो गया, और वैसा कार्बन जो 4 तरफ से आपका कार्बन से जुड़ा रहेगा वो क्वाटरनरी कार्बन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अल्केन से जब एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस करते हैं तो वो अल्काइल बनाता है। अल्केन जब हाइड्रोजन रिप्लेस करता है एक हाइड्रोजन तो अल्काइल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल मेथेन से जब आप एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो वो मेथाइल हो जाता है। कैसे, CH4 है, इससे आप जब एक H हटाते हैं तो ये CH3 बनता है, तो मेथेन से मेथाइल बना। उसी तरह आइसोप्रोपेन से आइसोप्रोपाइल बनेगा। अब देखिए
जब ये आपका ब्यूटेन है तो ब्यूटेन में यहाँ पे 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री 1 डिग्री, तो किसी भी 2 डिग्री से जब आप रिप्लेस कराएंगे हाइड्रोजन को तो ब्यूटाइल तो बन ही जाएगा। ब्यूटेन से क्या बनेगा, ब्यूटाइल बन जाएगा। लेकिन चूंकि सेकेंडरी कार्बन से यानी 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, इसलिए इसे बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और सेकेंडरी वर्ड को आप जब नॉमेनक्लेचर के अंदर रखते हैं तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वहाँ पे आप ब्यूटेन को ही मानेंगे, सेकेंडरी को नहीं। लिखना है बट मानना नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ आइसोप्रोपाइल जो होता है वो एक वर्ड की तरह लिया जाता है और आई को कंसीडर किया जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इन सारी बातों को अपनी कॉपी पे लिखिए, दिमाग में रखिए और आगे बढ़िए। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इसको बनाएंगे जब, तो इस केस में आप नंबरिंग करेंगे उस साइड से जिस साइड से कि आपके लोकेंट को यानी सब्स्टिट्यूएंट को कम लोकेशन मिले, सॉरी आपके सब्स्टिट्यूएंट को कम पोजीशन मिले, यानी सम ऑफ लोकेंट क्या होना चाहिए, आपका कम होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए। यही यहाँ पे लिखा है, लोएस्ट सम एंड अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट आपको रखना है। तो नंबरिंग आप यहाँ से करेंगे और यहाँ पे एक टिप्स सीख लीजिए, नंबरिंग ऑलवेज वहाँ से कीजिएगा जिधर से जल्दी से आपका ब्रांचिंग मिलेगा, ठीक है। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हो गया नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। उसी तरह से नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, ये थोड़ा बड़ा है तो इसमें क्या है, आप पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लिया आपने, लॉन्गेस्ट चेन के बाद नंबरिंग तो एकदम ऑब्वियस है कि इधर से होगा, इधर से आप नंबरिंग करेंगे। 3 पे आपको 2 डाई इथाइल मिल रहा है, 4 पे मिथाइल और ये आइसोप्रोपाइल। तो बस आपको क्या करना है, डाई, अब देखिए यहाँ पे जो डाई वर्ड है ना, डाई भी कंसीडर नहीं किया जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये सारे प्रीफिक्स ऐसे ही लगाए जाते हैं सिर्फ नंबर्स के लिए। तो इथाइल ही कंसीडर होगा, इसलिए यहाँ पे आपने लिखा 3 डाई इथाइल, क्योंकि ई कम्स बिफोर आई और एम, है ना। तो 5 क्या हुआ, आइसोप्रोपाइल, और 4 मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, बस ये ध्यान रखिए। और 8 का मेन चेन ऑक्टेन हो गया। नेक्स्ट है हमारा, इसी तरीके से आप नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और देख लें कि इधर से नंबरिंग क्यों हुआ, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा वही बातें हैं। तो यहाँ पे 4 पे आइसोप्रोपाइल है और 5 पे आपका ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो बस आप सेकेंडरी को तो कंसीडर करेंगे नहीं अल्फा में, तो बी होगा पहले। तो 5 डैश सेकेंडरी डैश ब्यूटाइल डैश 4 डैश आइसोप्रोपाइल डिकेन। अब आप कहोगे कि डैश डैश क्यों पढ़ा मैम, ये लिखना भी है बच्चों, इसलिए मैंने पढ़ा है ताकि आप समझ सकें। 5 सेकेंडरी और 5 के बीच में, यानी आप हमेशा याद रखना वर्ड और नंबर के बीच में आपको सेपरेट करना है हाइफन से, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा ये, तो इस केस में क्या हो जाता है कि आप जनरल कोई इसका नाम नहीं है, इसलिए इस केस को ब्रांचिंग का केस कहा जाता है। और ऐसे सवाल को बनाने के लिए लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लीजिए और जो ब्रांच है उसको भी एक लॉन्गेस्ट चेन के फॉर्म में ले लीजिए। तो जैसे यहाँ पे आपने नंबरिंग किया और बाकी बचा ये, इसको भी 1 2 3 मान लिया, तो ये हो गया 2 सब्स्टिट्यूएंट आपका। तो नाम आप जब लिखेंगे तो 5 से ये जुड़ा है ना, 5 से डायरेक्ट ये 5 से जुड़ा है, तो 5 लिखा, डैश दिया, ब्रैकेट लीजिए। 2 नंबर पे इसमें 2 मिथाइल है तो 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल नोनेन इसका नाम हो गया। अब आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आपको डिटेल में नॉमेनक्लेचर पढ़ना है तो लिंक आपको आई बटन पे दिखेगा, नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड अल्केन का, उसे देखिए डिटेल में, वो वीडियो है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, सारे रूल्स को एक एक करके बताया गया है, ठीक है। अब आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स पे। तो अल्केन्स को बनाया जाता है आपको फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं, उसमें किस प्लैटिनम, पैलाडियम या निकेल, इनमें से किसी भी कैटालिस्ट को लेके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे आप तो कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में। बस अभी यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ, इसको याद रखिए। जब आगे आप अल्कीन और अल्काइन पढ़ने के लिए बैठेंगे उस टाइम पे ये फिर से आएगा, तो मैं वहाँ बोलूँगी आपको कि जो पीछे पढ़ाया है पहले पढ़ाया है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस ये एकदम आज के बाद आपको याद होना चाहिए कि ये 3 में से कोई भी रिएजेंट लेंगे आप और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देंगे अल्कीन का या अल्काइन का, वो कन्वर्टेड हो जाएगा किस में, अल्केन में। क्यों? क्योंकि वो एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। सब आगे आपको पढ़ना है, एक एक करके, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक एक करके जुड़ता चला जाएगा कड़ी, ठीक है। इस प्रोसेस को
इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में ही मिलेगा आपको, पीटी और पीडी वर्क्स एट रूम टेम्परेचर और निकल रिलेटिवली हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये दोनों रूम टेम्परेचर पे भी काम करता है। बारी नंबर 2 आ गया आपका फ्रॉम अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड से जब आप बनाएंगे तो उसमें दो तरीके से बनाएंगे, एक रिडक्शन विथ जिंक एंड डाइल्यूट HCl और दूसरा उर्ज रिएक्शन से। तो यहाँ देखिए अल्काइल हैलाइड एक्सेप्ट फ्लोराइड्स ऑन रिडक्शन विद जिंक डाइल्यूट HCl गिव्स अल्केन। तो बस रिएक्शन को याद रखिए कि अल्काइल हैलाइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन दीजिएगा इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और डाइल्यूट HCl, तो वो आपको अल्केन दे देगा। ठीक है, तो उसके बाद उर्ज रिएक्शन पे आइए। उर्ज रिएक्शन का इस्तेमाल जो होता है मेनली हायर अल्केन बनाने के लिए होता है। हायर अल्केन इसमें क्या किया जाता है, 2 मोल ऑफ अल्काइल हलाइड लिया जाता है और आपका ड्राई ईथर सोडियम लिया जाता है और रिएक्शन कराने पर यहाँ से एक मॉलिक्यूल ऑफ NaCl यानी NaX निकल जाता है। यहाँ पे Cl होगा तो Cl और Br होगा तो Br और आपका अल्केन बनता है। ऑलवेज याद रखिएगा कि हायर अल्केन फॉर्मेशन के लिए उर्ज रिएक्शन का इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ उर्ज रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन होगा। ठीक है, तो दिस मेथड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन नंबर्स। ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा है, कुछ भी मिस नहीं करेंगे आप एनसीईआरटी को एकदम बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, सब कुछ मैंने यहाँ पे डाल रखा है आपके लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और हो गया कि आप अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि आपको कन्वर्ट करना है मेथेन को एथेन में तो कैसे करेंगे, तो मेथेन को पहले कन्वर्ट करेंगे मिथाइल ब्रोमाइड में और तब उर्ज रिएक्शन कराएंगे तो वो एथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कन्वर्सन भी आप करते जा रहे हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसमें भी दो तरीके से यूज करेंगे, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन और कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखिए सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन के अंदर क्या होता है, आपको सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ जो कि मिक्सचर होता है किसका, NaOH और CaO का, हीट करते हैं तो वो आपको मेथेन देता है। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं इसमें CO2 निकलता है कहाँ से, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से, इसी वजह से इसे डीकार्बोक्सिलेशन कहा जाता है और ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथेन भी है। ध्यान में लिख लीजिए, अपना कॉपी पे लिखिएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथेन भी है ये। ठीक है, देखिए कॉल्वे प्रोसेस में इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू बनाया जाता है, तो इसमें सोडियम एसीटेट का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है तो आपका एनोड पे आपको क्या मिलता है, एथेन मिलता है। ठीक है, रिएक्शन फ्री रेडिकल को फॉलो करता है, एसीटेट आयन है, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा, मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा आपका और ये मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करेगा और एथेन बना लेगा जो कि गैसियस स्टेट में होगा और कैथोड पे आपको H2 मिलेगा। तो दिस मेथड कांट बी प्रिपेयर्ड बाई मेथेन कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, यानी कि मेथेन को इस मेथड से आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, एथेन से ही ये पॉसिबल है। इस तरीके से आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाइए, तो फिजिकल स्टेट में C1 से 4 तक गैसियस फॉर्म में होता है, 5 से 17 तक लिक्विड होता है, उससे ऊपर आपका सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर। अल्केन्स जो होते हैं नॉन पोलर होते हैं नेचर में, इसलिए इनसॉल्युबल इन वाटर हो जाते हैं और सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। डेंसिटी में ये लेस डेंस होता है देन वाटर और बॉइलिंग पॉइंट में जैसे जैसे आपका चेन में बढ़ोतरी होगा यानी कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी तो आपका बॉइलिंग पॉइंट अल्केन का बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर कार्बन की संख्या नहीं बढ़े, सिर्फ ब्रांचिंग बढ़ जाए, वही आइसोमेराइजेशन हो जाएगा, जो आगे आप पढ़े ना, आपने अभी पीछा पढ़ा है ना आइसोमेराइजेशन, तो वही चीज़ है कि जैसे वो चीज़ होने लगेगा तो बॉइलिंग पॉइंट में आपका डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, अब आइए केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग देखेंगे अल्केन्स जो है वो मेनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। सब्स्टिट्यूशन आप समझते हैं, एक आइटम को रिप्लेस करके दूसरा उसका पोजीशन ले लेता है। तो इसके अंदर मेनली क्या आएगा, 1 और मोर H आइटम रिप्लेस बाय हैलोजन नाइट्रो ग्रुप एंड सल्फोनिक ग्रुप। ठीक है, और हैलोजिनेशन जो होगा वो हायर टेम्परेचर पे होगा या इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट होगा।
तो देखिए हैलोजिनेशन जो है वो अल्ट्रावायलेट रे में होता है। ये रिएक्शन आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा होगा। 1/1 करके आपका हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाता है और कार्बन के साथ साथ चारों क्लोरीन मॉलिक्यूल जुड़ जाता है। इसे टेट्राक्लोरोमेथेन कहते हैं। इसका नाम याद रखिएगा ट्राइक्लोरोमेथेन, जिसे क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्केन्स विथ हैलोजन आपका ये फॉलो करेगा, F2Cl2Br2I2। रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन्स ये फॉलो करेगा। फ्लोरिनेशन नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। आयोडीनेशन नहीं हो सकता, यानी क्लोरीनेशन आपने कराया ना ऊपर, वो आयोडीनेशन नहीं हो सकता है क्योंकि ये वेरी स्लो प्रोसेस होता है और रिवर्सेबल प्रोसेस भी होता है। इसे करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3 या HNO3 यूज करना पड़ेगा। अब देखिए क्लोरीनेशन यानी हैलोजिनेशन जो आपने कराया उसको तीन माध्यम से होकर गुजरना होता है, यानी 3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। पहला इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे इनिशिएशन का मतलब क्या हुआ, स्टार्ट करवाएगा रिएक्शन को, यानी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। और होमोलिसिस होता है, होमोलिसिस में ही फ्री रेडिकल बनता है। हिट्रोलिसिस में कटायन और अनायन बनते हैं। प्रोपागेशन का मतलब हुआ कि इनिशिएट हो चुका है आपका रिएक्शन, अब प्रोपागेट हो गया यानी आगे की ओर बढ़ेगा, यानी कि आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। ठीक है। और टर्मिनेशन का मतलब हुआ कि एक समय ऐसा आएगा कि जब रिएक्टेंट की संख्या घटती चली जाएगी और प्रोडक्ट बनता चला जाएगा, तो लास्ट में जो कुछ भी बचेगा वो आपस में आपका कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना लेगा, तो टर्मिनेट कर जाएगा आपका रिएक्शन, यानी वहाँ पे आपका रिएक्शन ओवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है रिएक्शन कौन सा, कंबशन। आपने सब्स्टिट्यूशन में उतना चीज पढ़ा, अब आप पढ़ेंगे कंबशन। कंबशन का मतलब है ऑक्सीजन में जलना। ऑक्सीजन में जलकर आपको एनर्जी देता है और वाटर और CO2 देता है। दिस इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है क्योंकि एनर्जी आपको देता है, और इसी प्रोसेस के कारण यानी एक्सोथर्मिक नेचर होने के कारण हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड एज फ्यूल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक यूज भी आपको आ गया कि हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल आप फ्यूल के तौर पे करते हैं। और यही कार्बन का जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन ब्लैक बनता है। इनकम्प्लीट कंबशन मतलब इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर रहेगा तो आपका क्या होता है, कार्बन ब्लैक बनता है। और इसी कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल प्रिंटर इंक के लिए और ब्लैक पिगमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। तो यहाँ पे आप 1-2 यूजेस भी समझ गए, किसका, अल्केन का। क्लियर। अब नेक्स्ट है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराएंगे आप। तो अल्केन्स ऑन हीटिंग विथ रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ डाइऑक्सीजन और एयर एट हाई प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट गिव्स वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। तो इसे एकदम ध्यान में रखिए, इसे लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी आप नोट्स बना लें, एग्जामिनेशन के टाइम पढ़ लेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये CH4O2 इन प्रेजेंस ऑफ Cu 523 केल्विन और 100 एटमॉस्फेयर पे मेथेनॉल देता है। ये क्लास 12 के अंदर फिर से आपको एक बार ही पढ़ना पड़ेगा जब आप एल्कोहल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा इन चारों को। फिर नेक्स्ट है आइसोमेराइजेशन। तो आइसोमेराइजेशन कब होता है, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3HCl, यानी अनहाइड्रस AlCl3 और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में ये आइसोमेराइजेशन कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आइसोमेरिक फॉर्म में आ जाएगा। ये आपका ऐसे क्या कहते हैं उसे, ओपन चेन के रूप में रहेगा, ब्रांचिंग के रूप में आ जाएगा। ठीक है, ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आइसोमेरिक फॉर्म हुआ, इसी का आइसोमेरिक फॉर्म है ये, क्योंकि ब्रांच हो गया। और आपको मैंने अभी तुरंत पढ़ाया था कि जब आपका इस तरीके का होता है तो उसको स्केलेटन में फर्क आता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और साथ ही साथ क्या है, चेन आइसोमेरिज्म का फॉर्म है। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म है। ठीक है, अब है नेक्स्ट एरोमेटाइजेशन। तो एरोमेटाइजेशन के लिए एटलीस्ट 6 कार्बन वाला चाहिए, यानी 6 या उससे मोर कार्बन वाला ही होना चाहिए। तो जब आप हेक्सेन को लेकर काम करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 या तो V2O5 या तो MO2O3 773 केल्विन पे और 1020 एटमॉस्फेयर पे ये कन्वर्ट हो जाएगा, किस में, बेंजीन में। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जो कि अभी आप आगे एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देने वाले हैं कैकुले साहब। तो यहाँ पे आपने देखा कि हाउ टू कन्वर्ट हेक्सेन इनटू बेंजीन। ठीक है, यही कन्वर्सन है, हेक्सेन को बेंजीन में बनाओ।
हेक्सेन से बेंजीन बनाओ, तो बस हेक्सेन लिखा आपने, उसमें ये सब डाला और ये सब में से कोई एक ही डालना है, और लिखा है, यानी कि आपने Cr2O3 लिखा तो भी चलेगा, V2O5 लगा तो भी चलेगा, ये लिखा तो भी चलेगा और बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या टिप्स मिला कि जितने भी आप केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, सबका सब क्या है, कन्वर्सन ही है, एक तरह से कन्वर्सन है। जहाँ पे आपने ऊर्ज रिएक्शन पढ़ा वो क्या था, नेम रिएक्शन था। ठीक है, तो ऐसे करके आप एक एक को रिलेट करिए, सीखिए, एक एक बारीकी से पढ़िए, ताकि इसके बाद जो अल्कीन अल्काइन एरोमेटिक आएगा ना, हलवा हो जाएगा आपके लिए। बस इसको आप ध्यान से पढ़िए। अब नेक्स्ट है रिएक्शन विथ स्टीम। तो रिएक्शन विथ स्टीम करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और डाइहाइड्रोजन बनेगा। ये इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट है पायरोलिसिस। तो देखिए पायरोलिसिस में क्या होता है, हायर अल्केन को जब स्ट्रॉन्ग हिट किया जाता है, हायर टेम्परेचर पे हिट किया जाता है, तो वो ब्रेक कर जाता है छोटे छोटे अल्केन अल्कीन अल्काइन में। दिस इज कॉल्ड पायरोलिसिस। बस इतना ही याद रखना है आपको, बड़ा अल्केन कन्वर्टेड इनटू छोटा अल्केन अल्कीन अल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ हायर टेम्परेचर, तो वो पायरोलिसिस हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब बारी आती है कन्फॉर्मेशंस की। तो अल्केन को में ही पॉसिबल है, ये कन्फॉर्मेशंस जो होते हैं वो अल्केन में ही पॉसिबल होते हैं, क्योंकि सीसी सिंगल बॉन्ड के अराउंड आप फ्री रोटेशन करा सकते हैं, और फ्री रोटेशन के कारण जो अलग अलग डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट होता है एटम का कार्बन के अराउंड, उससे जो स्ट्रक्चर ड्रॉ होते हैं वो कहलाते हैं कन्फॉर्मर्स या रोटामर्स, और इस पूरे प्रोसेस का नाम होता है कन्फॉर्मेशंस। ठीक है, क्लियर। तो देखिए कन्फॉर्मेशंस स्टार्टेड विथ एथेन ही होगा, क्योंकि रोटेशन की बात है, कार्बन को घुमाना है, तो 2 कार्बन रहेगा, तो एक को कांस्टेंट रखना है, दूसरे को रोटेट कराना है। तो उस रोटेशन के कारण नंबर ऑफ आप कन्फॉर्मर्स बना सकते हैं, यानी याद रखिएगा अल्केन्स के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स होते हैं, क्योंकि आप जितना घुमाएंगे, जिस एंगल से घुमाएंगे, वो आपका स्ट्रक्चर में कन्वर्सन होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। इसी कन्फॉर्मर्स के अंतर्गत 2 जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत पॉपुलर होता है, एक होता है स्टैगर्ड और दूसरा होता है इक्लिप्स्ड, और स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड के बीच में जो भी बनता है वो स्क्यू कहलाता है। स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड में आपका क्या होता है, एक स्टेबल होता है, एक नॉन स्टेबल होता है, यानी कम स्टेबल होता है, और उन दोनों के बीच में जो बनता है वो स्क्यू कहलाता है। तो इसको दिखाने के लिए 2 तरह का कन्फर्मेशन यूज करते हैं, प्रोजेक्शन यूज करते हैं। एक होता है शॉहर्स और दूसरा होता है न्यूमैन। तो शॉहर्स में एक डायगोनल लाइन खींची जाती है और इस तरीके से 120 डिग्री के एंगल पे हाइड्रोजन को शो किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है, और ये जो देख रहे हैं स्टैगर्ड है। तो देखिए इक्लिप्स्ड फॉर्म में क्या होता है, एक हाइड्रोजन के जस्ट पीछे ये हाइड्रोजन है, इसके जस्ट पीछे ये हाइड्रोजन है, तो इसके कारण क्या होता है, जस्ट पीछे है, इसलिए रिपल्सिव फोर्स काम करता है, और रिपल्सिव फोर्स होने के कारण इसका एनर्जी बढ़ जाता है और ये अनस्टेबल हो जाता है। और इसके स्टैगर्ड के केस में क्या होता है, इसका हाइड्रोजन ऊपर है तो इसका हाइड्रोजन जस्ट उसके नीचे है, जिसके कारण दूरी इन दोनों की ज़्यादा होती है और इन दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स कम होता है, जिसके कारण एनर्जी कम होता है और स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। कंक्लूजन इससे क्या निकला कि स्टैगर्ड फॉर्म इज स्टेबल देन इक्लिप्स्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म इज स्टेबल देन इक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसे लिखा है स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ एथेन हैज़ मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ओके, उसी तरह से इसे न्यूमैन प्रोजेक्शन से आप दिखा सकते हैं। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में डॉट दिखाया, डॉट से जो कार्बन, ये जो देख रहे हैं डॉट ये कार्बन है, ये जो सर्कल देख रहे हैं ये भी कार्बन है। तो डॉट से जो दिखाया जाता है वो ऑब्जर्वर की तरफ का कार्बन होता है, और ऑब्जर्वर से पीछे का कार्बन को सर्कल से दिखाया जाता है, और सर्कल से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन सर्कल का हाइड्रोजन है और ये इसका है। तो देखिए इक्लिप्स्ड फॉर्म में क्या दिखाया जा रहा है कि इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे ये हाइड्रोजन है, इसलिए रिपल्सन ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी लूज कर जाएगा। और इसमें क्या है, इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे मतलब उसके जस्ट पीछे नहीं, उसके नीचे आपका ये हाइड्रोजन है, जिसके कारण हाइड्रोजन जो है दूर है यहाँ पे, तो रिपल्सिव फोर्स भी कम होगा। तो एंगल ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ टॉर्सन और डायहेड्रल एंगल, यानी जिस एंगल पे आप घुमाते हैं कार्बन को, एक कार्बन को कांस्टेंट रखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने इसको पकड़ के रखा, अब ऐसे इसको घुमाइए
तो घूमेगा। तो इसी को कहते हैं, जिस एंगल पे आप घुमाते हैं उसे एंगल ऑफ रोटेशन कहा जाता है। तो यहाँ हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शंस कंप्लीट। तो यहाँ पे आपका अल्केन कंप्लीट हुआ। आई होप आप अल्केन पूरी तरह से समझ चुके हैं। अब आप तैयार हैं कमर कस के अल्कीन पढ़ने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अल्कीन की तरफ। और अगर आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आ गई है और आप पूरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, नोट्स आपको अच्छी लग रही है, तो फटाक से लाइक कीजिए और फटाफट शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। आप पढ़ेंगे अल्कीन, ठीक है। तो अल्कीन क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n, और यहाँ पे फर्स्ट मेंबर इसका कौन हो गया? C2H4, जिसे इथीन कहते हैं। फर्स्ट मेंबर क्या होगा? C2H4। ओके। स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड देखिए कैसे बनता है। इसमें क्या होता है, कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और 3 सिग्मा बॉन्ड जो बनते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के कारण बनते हैं, और एक पाई बॉन्ड जो होता है वो बनता है अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल से। वो ऐसे रहता है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल इस तरीके से शो किया जाता है, और यही मिक्स होता है तो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपने ऐसा देखा है इस तरीके से। तो ये देखिए, ये जो भी आप सिग्मा बॉन्ड देख रहे हैं वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण पॉसिबल हुआ, और जो इसमें एक सिग्मा है दूसरा पाई, तो पाई किसके कारण हुआ? अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के कारण हो गया, ठीक है। तो जब मल्टीपल बॉन्ड हो तो आप समझ लेना कि एक ही सिग्मा होगा, बाकी जो भी होगा वो पाई होगा। क्लियर? फिर देखिए, प्रेजेंस ऑफ बीकर बाय पाई बॉन्ड मेक्स अल्कीन्स अनस्टेबल मॉलिक्यूल इन कंपैरिजन ऑफ अल्केन। अल्कीन्स आर इजिली अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो क्लाउडनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है आपके अल्कीन के पास, जिसके कारण उस पर E+, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का मतलब हुआ E+, यानी जो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है वो अटैक करता है आके, ठीक है। अब आती है बारी नॉमेनक्लेचर की। तो नॉमेनक्लेचर में देखिए इसमें कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड जिधर से नज़दीक हो उधर से नंबरिंग कीजिए और अल्कीन लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे 1 2 3 हुआ, नंबरिंग यहाँ से हुआ क्योंकि डबल बॉन्ड नज़दीक था, तो नाम हो गया। इसे आप प्रोपीन बोल सकते हैं, अदरवाइज इसे आप प्रोप 1 इन भी बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए इसको आप ब्यूटीन बोलें या 1 2 3 4 करके ब्यूट 1 इन बोलें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही चीज़ है, कोई गलत नहीं होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर है। तो यहाँ पे क्या है, नंबरिंग आप आइदर साइड से कर सकते हैं, क्योंकि इधर से भी करोगे तो 2, इधर से भी करोगे तो 2, तो हो गया ब्यूट 2 इन। जैसे ही पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज होगा आपको नंबर देना लिखना जरूरी हो जाएगा, ब्यूट 2 इन। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो ब्यूटा, देखिए यहाँ पे ध्यान क्या देना है, जब डबल बॉन्ड 2 हो गया, एक से ज़्यादा हो गया, तो ब्यूट नहीं लिख के क्या लिखा हमने? ब्यूटा। 1 3 पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड डाई इन। डाई इन क्यों? क्योंकि 2 डबल बॉन्ड था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि इस तरफ से डबल बॉन्ड भी नज़दीक है और सब्सिट्यूएंट भी नज़दीक है। तो हो गया आपका 1 2 3, तो आपने लिखा ये साइड चेन है आपका 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। उसी तरह से नेक्स्ट है आपका CH3 डबल बॉन्ड CH CH3 CH3। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आप किधर से चलेंगे, इधर से या इधर से, यानी नंबरिंग किधर से करेंगे। तो देखिए हमेशा याद रखिए, डबल बॉन्ड चूंकि फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता है, इसलिए नंबर में प्रायोरिटी किसको देना है? आपको डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4, ठीक है। तो हो गया 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है इस तरीके से, देखिए इसमें। तो इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आप देखेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन आपका कौन सा हुआ। तो लॉन्गेस्ट चेन आपका 10 का होगा। और आपको अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि 8 के बाद मैम 10 कैसे आपने लिखा, तो 8 यहाँ तक हुआ था मेरा, यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए ऐड करके मैंने इसे 10 लिख दिया। ओके। तो देखिए नंबरिंग आपने किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 2 और 8 पे आपको मिल रहा है साइड चेन। देखिए यहाँ 2 पे और 8 पे साइड चेन मिल रहा है। तो 2 8 डाई मिथाइल 3 6 डेका डाई इन, या आप इसे लिख सकते हैं कैसे, 2 8 डाई मिथाइल डेका 3 6 डाई इन। 3 6 क्या हुआ? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए इस कंपाउंड के अंदर आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक में चूंकि क्वेश्चंस दिया है सिग्मा और पाई बॉन्ड से रिलेटेड, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है उसे कि सिग्मा बॉन्ड 33 है और पाई बॉन्ड 2 है। तो आपको मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला है कि जहां भी मल्टीपल बॉन्ड है, 2 या 3 बॉन्ड है, वहां एक सिग्मा होगा बाकी पाई होगा। तो आप अब इसमें से सारे
सिग्मा बॉन्ड को काउंट करो। कैसे करोगे, थोड़ा सा हिंट कर देती हूँ। ये सिग्मा है और इस कार्बन के साथ ये जो 3 हाइड्रोजन आप देख रहे हैं ना, ये भी 3 सिग्मा का काम करेगा। जैसे इसको अगर ब्रेक करके लिखा जाएगा तो ये ऐसे जुड़ा, ये ऐसे ऐसे, तो ये सारा का सारा सिग्मा बॉन्ड ही होगा। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा। उसी तरीके से आप सबको तोड़ के काउंट करेंगे तो 33 हो जाएगा। तोड़ना नहीं है तो आप डायरेक्ट समझिए, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 और 3 8, ऐसे करके 9 10 ऐसे काउंट कीजिए, लेकिन बस कॉन्सेंट्रेट होके कीजिएगा तो हो जाएगा। पाई बॉन्ड तो आपको दिख ही रहा है कि मात्र 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 हो गया। क्लियर हो गया आपको। आइसोमेरिज्म में आ जाइए आप। देखिए ये ब्यूट 1 इन है, ब्यूट 2 इन है, तो ये दोनों में क्या हुआ, डबल बॉन्ड अपना पोजीशन बदल रहा है। यहाँ 1 पे है, यहाँ पे 2 पे है, इसलिए पोजीशन आइसोमर्स हो गया। लेकिन यही ब्यूटीन जब इस तरीके से लिखा जाएगा तो क्या हो गया, इसने अपना स्ट्रक्चर बदला है। मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका चेन में फर्क आ गया। तो ब्यूट 1 इन है ये, और यहाँ पे ये हो गया 1 2 3 2 मिथाइल प्रोप इन। तो ये सब, ये दोनों के तीनों क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, जबकि ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड ने अपना पोजीशन बदला। ठीक है। और यहाँ पे हमारा हो गया ये दोनों चेन आइसोमर्स, क्योंकि स्केलेटन में फर्क आया। ओके क्लियर। अब आइए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। तो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होगा, सीसी डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, और साथ ही साथ दोनों कार्बन के पास एटलीस्ट 2 ऐसा, मतलब एटलीस्ट एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम होना चाहिए जो सेम होगा, तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। यानी कंडीशन नंबर फर्स्ट कि आपका मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, कंडीशन नंबर सेकंड कि एटलीस्ट एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है एक्स एक्स सेम है, यहाँ पे दोनों सेम हो गया है, वाई वाई, ये डिफरेंट हो जाए लेकिन एक सेम होना चाहिए तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। कंडीशन है ये। तो देखिए जब सेम वाला एक साइड में होगा तो उसे सीस आइसोमर्स कहते हैं, और सेम वाला जब क्रॉस पे होगा यानी डायगोनली अपोजिट होगा तो उसे ट्रांस कहते हैं। ठीक है। इसका फायदा यही है, सिर्फ देखिए नाम तो सेम लिखेंगे क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 सीस ब्यूट 2 इन आप लिखेंगे, सिर्फ सीस लिख देने से समझ में आ जाएगा कि जो सेम ग्रुप होगा वो क्या होगा, सेम साइड में होगा, और जबकि ट्रांस लिख देने से ये समझ में आ जाएगा कि सेम ग्रुप और आइटम जो होगा वो डिफरेंट साइड में होगा, यानी डायगोनली अपोजिट होगा। ट्रांस ब्यूट 2 इन। ओके क्लियर। अब देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे हम। फ्रॉम अल्काइन, तो अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन का जब हाइड्रोजिनेशन आप कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ पीडीसी तो क्या हो जाएगा, वो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पढ़ रहे हैं तो मेरा पर्पस क्या है कि हमको अल्कीन बनाना है, चाहे उसमें जिस मेथड से आप बनाइए। तो एक तो हो गया आपका क्या, आपने अल्काइन से अल्कीन बनाया, और ये जो कैटलिस्ट देख रहे हैं इसका स्पेशल नेमिंग किया गया है, लिंडलस कैटालिस्ट इसे कहते हैं। ठीक है। उसी तरीके से अल्काइन में जब सोडियम और लिक्विड NH3 के साथ रिएक्शन दीजिएगा तो भी वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन में। तो यहाँ पे और एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। यहाँ पे देखिए एसिटाइलिन है ये, यानी इथाइन है, H2 डाला और रिएक्शन किया तो इथीन बन गया। मैंने पिछले अल्केन जब मैं पढ़ा रही थी आपको तो उसमें मैंने बहुत बारी बोला है कि कन्वर्सन ऐसे ही सीखे जाते हैं बच्चों, यही कन्वर्सन है। बाद में आपको कोई लफड़ा ही नहीं है, आपने सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा ना, तो आपको कहीं भी कन्वर्सन के लिए कोई रोना धोना नहीं मचाना है, मतलब आप आराम से कर सकते हैं। इसलिए ध्यान से पढ़िए हर चीज़ को। लंबी होती है वीडियो इसलिए क्योंकि एक एक बातें बारीकी से बतानी होती हैं, हवा में तो बात कर नहीं सकते ना। चलिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड, तो देखिए फ्रॉम अल्काइल हलाइड्स हम करेंगे तो अल्काइल हलाइड लिखा है अल्कोहलिक KOH प्रेजेंस में जब आप हीट करेंगे तो ये अल्कीन बनेगा। अभी से आप याद कर लीजिए कि अल्कोहलिक KOH होता है, एक बारी अक्वस KOH आएगा, तो अल्कोहलिक KOH जब आएगा तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, यानी कि मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। बस ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एसिड। This is example of beta elimination reaction since hydrogen atom is eliminated from the beta carbon। आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, बीटा कार्बन से। अब ये तो समझ चुके हैं आप बीटा किस इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जिसके साथ
एल्कोहल जिसके साथ आपका हैलोजन जुड़ा है वो अल्फा, और अल्फा से जो कार्बन जुड़ा है वो बीटा कार्बन कहलाता है, और बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसे बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब रेट ऑफ हैलोजन क्या होगा, यानी रेट ऑफ हैलोजन कहने का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डिजोल्व किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट है फ्रॉम विकिनल डाइहैलाइड। तो विकिनल का मतलब होता है जब एडजेसेंट कार्बन के पास आपका हैलोजन ग्रुप होता है तो उसे विकिनल डाइहैलाइड कहते हैं। ठीक है, तो यही है, जैसे यहाँ पे CH2Br है, CH2Br है, दोनों एडजेसेंट कार्बन के साथ हैलोजन है इसलिए ऐसा कहा गया। ठीक है, तो जिंक ये कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना है कि विकिनल डाइहैलाइड किसी ने कहा आपके सामने, इट मीन्स कि दोनों जो एडजेसेंट कार्बन है उसके पास हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा, बस यही इसका मीनिंग है। ठीक है, जिंक के साथ जब आप इसका रिएक्शन कराओगे तो ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 हैलोजन एटम अटैच टू 2 एडजेसेंट कार्बन एटम। मैंने पूरी कोशिश की है कि हर एक बातों को लिख दूं, आपके सामने बता दूं आपको, ताकि आपको बाद में भी पढ़ेंगे जब आप इस नोट्स को तैयार करेंगे या मेरी बातों को एक बारी दो बारी सुनेंगे तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 100%। दिस रिएक्शन नन एज डीहैलोजिनेशन सिंस 1 मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन एलिमिनेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम एल्कोहल बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे अल्फा बीटा आप समझ रहे हैं क्यों इसको अल्फा कहा गया, क्योंकि इसके साथ एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा है और इसके जस्ट बगल में है इसलिए बीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको कॉन्क H2SO4 डाल दीजिए, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कॉन्क H2SO4 जैसे ही आप डालेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और इथीन बन जाता है। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथीन भी कहलाता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथीन के लिए क्या करते हैं, आप इथाइल अल्कोहल लेते हैं, उसको कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन देते हैं तो हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देता है और CH2 बनता है, यानी कि इथीन बनता है। दिस रिएक्शन इज नन एज एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल सिंस अ वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड from the alcohol molecule in presence of an acid. It is example of beta elimination reaction. आप समझ गए बीटा एलिमिनेशन कैसे हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ से एलिमिनेट हुआ, बीटा से हुआ। ठीक है, अब आइए प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए अब पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या, सबसे पहले कार्बन 2 से 4 का बीच का गैसेस स्टेट में होगा, 5 से 17 लिक्विड स्टेट में होगा, उससे ऊपर वाले सॉलिड स्टेट में होंगे। अल्कीन्स नॉन पोलर होंगे इसलिए इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे और सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे। दे आर लेस डेंस देन वाटर होंगे। लाइक अल्केन्स स्ट्रेट चेन अल्कीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोमेरिक ब्रांच चेन। समझ गए, अगर आपका स्ट्रेट चेन में ब्रांच बढ़ता चला जाएगा कार्बन का संख्या तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन अगर ब्रांचिंग बढ़ जाएगा उसी नंबर पे कार्बन रहे और ब्रांच में कन्वर्ट हो जाए यानी आइसोमेरिक कन्वर्ट हो जाए तो आपका बॉइलिंग पॉइंट आपका घटेगा। ठीक है, अब बारी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखिए ये चूंकि इसमें डबल बॉन्ड है इसलिए एडिशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, आपका जो अल्केन होता है वो एडिशन रिएक्शन नहीं शो करता है, वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करता है, जबकि ये एडिशन शो करेगा क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है। यही बातें मैंने यहाँ पे लिखी हैं आपको। तो एडिशन देखिए, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन होगा तो CH2 में H2। देखिए आपने अब यहाँ पे टिप्स और ट्रिक्स जो मैं बोलती हूँ हमेशा आपको कि इसी बीच में दिखता चला जाएगा। आपने अभी जस्ट पढ़ा था जब अल्केन का केमिकल रिएक्शन आपने वहाँ पढ़ा तो वहाँ देखा था ना, इस टाइप से था ना आपका, वहाँ पे था आपके फॉर्मेशन ऑफ अल्केन में ये था। तो बस हाइड्रोजन को ऐड कराना है, अल्कीन से बन गया अल्केन। ठीक है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन हुआ। ठीक है, एडिशन ऑफ हैलोजन्स करेंगे आप, तो एडिशन ऑफ हैलोजन कराएंगे CCl4 के प्रेजेंस में तो आपको 1,2 डाइब्रोमेथेन बना। तो ये समझ रहे हैं आप क्या है, विकिनल डाइहैलाइड है ये। ठीक है, क्योंकि दोनों ब्रोमीन क्या है, एडजेसेंट कार्बन के साथ है प्रेजेंट। उसी तरह से आप क्लोरीन को भी लेके बना सकते हैं और नाम लिख सकते हैं 1,2,3 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ओके, फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड्स भी आप कर सकते हैं। अब देखिए बारी आती है कि हाइड्रोजन हलाइड जैसे ही एंट्री लेगा आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आएगा एक रूल। ठीक है, तो देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड में क्या होगा, एडिशन ऑफ HBr बाय सिमेट्रिकल अल्कीन। तो सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब है कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड क्या हो, सेम सराउंड होना चाहिए, तो सिमेट्रिकल हो जाता है। मीन्स कि यहाँ पे देखिए कार्बन के डबल बॉन्ड के दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन इक्वल है, तो ये क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिकल हो गया। फिर यहाँ पे भी आप देख रहे हैं डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके इधर CH3 इधर भी CH3, इसलिए ये भी क्या है, सिमेट्रिकल है।
ठीक है। तो सिमेट्रिकल के साथ तो कोई लोचा नहीं है, किसी के साथ भी कोई भी जा सकता है, यानी H किसी के साथ, Br किसी के साथ चला जाए, क्योंकि सेम इन्वॉल्वमेंट है इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। बट लेकिन जैसे ही आपका अनसिमेट्रिकल होगा अल्कीन तो आ जाएंगे मार्कोनिकॉप्स रूल, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। मैंने स्पेशल अलग से वीडियो भी डाल रखा है आपको मार्कोनिकॉप्स रूल पे और एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल पे। अगर आपको डिटेल में समझना है तो उस वीडियो को देखिए, लिंक आपको आई बटन पे दिखेगा। और देखिए यहाँ पे देखिए रूल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सा रूल है। द रूल्स स्टेट दैट निगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, यानी कि जो एजेंट आएगा जुड़ने के लिए, एडिंग मॉलिक्यूल गेट्स अटैच टू दैट कार्बन एटम विच पजेस लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बस इतना ही रखना है आपको दिमाग में। कहता है मार्कोनिकॉप्स रूल, जबकि जब आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो निगेटिव पार्ट ऑफ एजेंट उसके साथ, उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। ठीक है, समझ गए। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको देखिए, यहाँ पे ये सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक जैसा नहीं है। तो HBr को आप ऐड कराएंगे तो निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, यानी डबल बॉन्डेड में कम हाइड्रोजन है, तो Br इसके पास आएगा और H इसके साथ जाएगा, तब वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप कि दो तरह के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो देखिए ये इधर भी जुड़ सकता है और ये यहाँ जुड़ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म, आपका Br यहाँ जुड़ेगा और H यहाँ जुड़ेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। तो स्टेबिलिटी जिसकी ज़्यादा है उसे मेजर प्रोडक्ट कहते हैं, और जिसका स्टेबिलिटी कम होगा वो माइनर होता है। और केमिस्ट्री के अंदर ये देखा जाता है कि माइनर प्रोडक्ट बनते हैं, मेजर प्रोडक्ट बनते हैं, तो माइनर प्रोडक्ट को रखा नहीं जाता है कंसिडरेशन में, रखा जाता है मेजर प्रोडक्ट को। चूंकि ये मार्कोनिकॉप्स रूल समझना है आपको, इसलिए ये दोनों बातें यहाँ पे लिखी गई कि मेजर बना ये क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल है, और ये आपका अकॉर्डिंग टू रूल नहीं है, दैट्स वाई इट इज माइनर प्रोडक्ट। ओके, क्लियर। अब आइए एंटी मार्कोनिकॉप्स साहब आ जाएंगे अपना बात लेके, जिसे हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं और खरास इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब ये भाई साहब कहते हैं कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, लेकिन अगर आपका प्रेजेंस हो जाए किसका? पेरोक्साइड का प्रेजेंस हो जाएगा तो फिर आप जस्ट अपोजिट करेंगे, यानी कि आपका निगेटिव पार्ट किसके साथ चला जाएगा? जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा, जिसके पास ज्यादा। एंटी मार्कोनिकॉप्स है, जो मार्कोनिकॉप ने कहा जस्ट उसका अपोजिट ये कहेगा, बस यही ध्यान रखिए। तो आपका काम क्या है? सिर्फ मार्कोनिकॉप्स को याद रखिए, एंटी मार्कोनिकॉप्स तो अपने आप हो जाएगा आपसे। दिस हैपेंस ओनली विथ HBr बट नॉट विथ HCl एंड HI। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिए कि एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल सिर्फ इसके साथ वैलिड होता है, HBr के साथ, HCl और HI के साथ नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप लेते हैं, सॉरी हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं, मतलब कोई भी पेरोक्साइड लीजिए, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है ये। तो आपका देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये Br कहाँ चला जाएगा? इसके साथ चला जाएगा, देखिए चला गया ना, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसके साथ चला गया, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे HCl बॉन्ड बीइंग स्ट्रॉन्गर, यहाँ पे आपका एनर्जी दे रखा है, एंड HBr बॉन्ड इज नॉट क्लीव्ड बाय द फ्री रेडिकल, यानी HCl का जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है देन HBr, जिसके कारण वो फ्री रेडिकल से ब्रेक नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से HI बॉन्ड जो होते हैं बहुत वीक होते हैं, एंड आयोडीन फ्री रेडिकल कंबाइंस टू फॉर्म आयोडीन मॉलिक्यूल इंस्टीड ऑफ एडिंग टू डबल बॉन्ड। तो ये मैंने आपको यहाँ रीजन भी बता दिया कि HCl और HI क्यों नहीं कंसीडर किया जाता है इस रिएक्शन के अंदर। तो आपने आज समझ लिया इस चीज़ को कि HCl का जो एनर्जी होता है बहुत ज़्यादा होता है देन HBr, जिसके कारण फ्री रेडिकल उसको ब्रेक नहीं कर सकता है, और HI का इतना कम होता है कि वहाँ पे आयोडीन फ्री रेडिकल क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करके फिर से आयोडीन मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जबकि यहाँ पे आके जुड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो ये आपको बातें समझ में आ गई। चलिए, तो इस तरह से आपने देख लिया वो। अब देखिए 4th नंबर पे है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कराइएगा तो बनेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर एडिशन ऑफ वाटर कराएंगे आप, तो एडिशन ऑफ वाटर करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड
ठीक है। H+ आयन जहाँ भी आप लिखा हुआ देखें वो H+ आयन का मतलब है एसिड है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये आपका 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल बनाया गया, यानी एडिशन हो जाएगा। डबल बॉन्ड है, बस एडिशन होगा। बस ध्यान क्या रखिएगा, मार्कोनिकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग ये एडिशन होगा, मार्कोनिकॉप्स के अकॉर्डिंग होगा। देखिए ये OH- किसके साथ गया, इसके साथ गया, न कि इसके साथ। क्यों गया ये, क्योंकि यहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसके बेचारे के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो OH क्या है, जुड़ जाएगा इसके साथ आके। तो ये किसके हुआ, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल। ध्यान रखिएगा, जो आप पढ़ते जाए उसको ध्यान रखें, मार्कोनिकॉप्स रूल, ठीक है। तो यहाँ हो गया। ऑक्सीडेशन करा दीजिए अब CH2 को। ऑक्सीडेशन जब आप करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट KMnO4, तो आपका ये इथेन 1,2 डाइओल में कन्वर्ट होगा, जिसे जनरल नेम में ग्लाइकोल कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे कोल्ड डाइल्यूट aqueous सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट। यहाँ पे जो आप रिएक्शन देख रहे हैं ना, वो बेयर्स रिएजेंट के थ्रू है। तो समटाइम क्या होता है, बेयर्स रिएजेंट पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है आपको कि कोल्ड डाइल्यूट aqueous सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया मैंने कि डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। यानी कि अगर देखिए KMnO4 का जो कलर होता है, बेयर्स रिएजेंट का कलर होता है ब्राउन, रेड ब्राउन कलर का होता है, जिसमें क्या होगा, जब आप CH2 डालेंगे उसके साथ, अगर वो डिस्कलराइज हो गया, तो आप समझ जाते हैं कि आपका दिया हुआ हाइड्रोकार्बन कैसा था, अनसैचुरेटेड था। क्लियर। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है, तो इससे आपने क्या है, एक टेस्ट भी आपको समझ में आ गया कि अगर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की पहचान करनी है तो ये मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। फिर ओजोनोलिसिस में आ जाइए। तो ओजोनोलिसिस में कुछ नहीं है, ओजोनोलिसिस कराइए, O3 के साथ रिएक्शन दीजिए, तो ये बनाता है क्या, ओजोनाइड बनाता है। तो चूंकि यहाँ पे ये प्रोपीन है, इसलिए प्रोपीन ओजोनाइड हुआ। और जब उसका रिएक्शन जिंक प्लस H2O के साथ कराइएगा तो एथेनल और मेथेनल देगा आपको, यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा। एथेनल हो गया 2 कार्बन से, ये 1 कार्बन है तो मेथेनल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलीमेराइजेशन देखेंगे, तो पॉलीमेराइजेशन क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि अब पॉलीमर बनाएगा ये। तो हाई टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट के प्रेजेंट में क्या होगा, ये पॉलीमर्स में कन्वर्ट होता है, इथीन कन्वर्टेड इनटू पॉलीथीन हो जाता है। और भी ऐसे भी पॉलीमर्स में बहुत सारे चीज़ आपको पॉलीमर्स में पढ़ाए जाएंगे, जहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखें कि ये सारा जो अल्कीन, अल्काइन है वो पॉलीमेराइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। क्यों, क्योंकि एडिशन रिएक्शन ये शो कर सकता है। अब देखिए यूजेज है, यहाँ पे आपको फॉर लिखना है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। आपने देखा पीछे कि अल्केन्स बन रहा था। फिर नेक्स्ट हो गया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स एंड एसिड एटसेट्रा, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है। यूजेस आपने समझ लिया, मैंने आपको पहले ही क्लास में समझा दिया, अल्केन के क्लास में ही उस टाइम पर, कि आप बीच बीच में जब पढ़ते जा रहे हैं तो वहाँ से यूजेस निकालना सीखिए। यूजेस आप खुद से निकाल सकते हैं, उसको रटने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। अब हम लोग अल्कीन को कंप्लीट कर चुके। अल्काइन देखते हैं हम लोग। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है और फर्स्ट मेंबर C2H2 होता है, इथाइन फर्स्ट मेंबर। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड देख लीजिए। देखिए ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है इस तरह का बॉन्ड बनाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें एक सिग्मा है, बाकी 2 पाई है, और इधर सिग्मा, इधर सिग्मा। तो जो भी सिग्मा बॉन्ड है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेगा, और जो भी पाई बॉन्ड है वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल से बनेगा, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कैसा शो करेगा, तो देखिए कितना सिग्मा है इस कार्बन के चारों तरफ, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो 2p ऑर्बिटल बचा है वो अनहाइब्रिड रहता है, और वही अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जब मिक्स होता है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मैंने सब कुछ मेंशन किया है बच्चों। आपको मैंने शुरुआत में ही इस बात का अश्योरेंस दिया था कि आप जब इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको एनसीईआरटी बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, और आपको लगेगा कि आपने सब कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड सीख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे सारी बातें मैंने लिखी हैं जो समझाया आपको। 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल फॉर्म 2 पाई बॉन्ड, और इस तरीके से देखिए। अब यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दिया है मैंने, बॉन्ड लेंथ की बात करी जाए तो सबसे छोटा बॉन्ड होगा CC ट्रिपल बॉन्ड, उससे थोड़ा बड़ा डबल बॉन्ड, और सबसे बड़ा ये होगा। रीज़न है कि ये दोनों क्या होता है, चूंकि 3 बॉन्ड है ना, 1 सिग्मा 2 पाई, तो क्लोज रहता है न्यूक्लियस, जिसके कारण क्या होता है, छोटा हो जाता है इसका बॉन्ड, इसका थोड़ा बड़ा, इसका ज़्यादा बड़ा, ठीक है।
अब देखिए ऑर्डर ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी भी आप देख लीजिए, सीसी ट्रिपल बॉन्ड चूंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इसका सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा, उससे थोड़ा कम इसका और सबसे कम इसका होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट से पढ़िए कैसे हो रहा है। जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है उसी का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा ना, बॉन्ड ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। अब आइए नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म देख लेते हैं। तो इसमें नॉमेनक्लेचर में क्या है, जैसे आपने अल्कीन लिखा था ना तो वहां से ENE रिप्लेस करके YNE लिख देना होता है, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3 4 नंबरिंग किया, पेंट 1 इन क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड जल्दी से मिला, 1 2 3 4 5, तो पेंट 2 इन। उसके बाद ये है तो इसमें देखिए नंबरिंग यहाँ से होगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इधर से पहले है, तो 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूट 1 वाइन। ठीक है, तो सिर्फ ध्यान रखिए बाकी सारा रूल एकदम अल्कीन की तरह है, बस इन के जगह वाइन लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया आप देखिए, चूंकि डबल बॉन्ड ने अपना पोजीशन बदला है, डबल बॉन्ड ने यहाँ अपना पोजीशन बदला है, दैट देयरफॉर दे आर पोजीशन आइसोमर्स, और जहाँ पे स्केलेटन में फर्क आया है वो चेन आइसोमर्स हो जाता है। अब यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आइसोमेरिज्म आपको डिटेल में समझना है, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा जहाँ मैंने आइसोमेरिज्म फुल प्लेजेड पढ़ाया है, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस में आ जाते हैं। बहुत अच्छा मेथड है, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड आप इसको बनाएंगे तो लाइम स्टोन है उसको हीट करते हैं तो वो क्विक लाइम में कन्वर्ट होता है। क्विक लाइम को जब आप कोक के साथ करते हैं तो वो कैल्शियम कार्बाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और कैल्शियम कार्बाइड को जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो बनता है C2H2 देता है इथाइन। ठीक है, अब इस चीज़ को एकदम बैठा लीजिए अपने दिलो दिमाग में, क्योंकि कभी कभी कन्वर्सन पूछता है हाउ टू कन्वर्ट CaCO3 इन C2H2। अब आपका दिमाग हिल जाएगा उस समय कि भैया CaCO3 में तो कहीं भी कुछ है नहीं C2H2 जैसा, कैसे बनेगा। ठीक है, तो बनेगा मेरे बच्चों, तो बनेगा कैसे, ऐसे बनेगा। तो इसलिए इसको दिमाग में रखिए। अगर पॉसिबल हुआ इस बात के बाद, इस वीडियो को अगर आप लोगों ने बहुत अच्छा लाइक किया तो इसके बाद में जस्ट हाइड्रोकार्बन से जुड़ा कन्वर्सन जो भी पॉसिबल होगा सारा आपको एक वीडियो में डालूंगी। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं और समझ रहे हैं तो आप लिखेंगे कमेंट में कि हाँ मैम डालिएगा। ठीक है, ताकि आपको कन्वर्सन भी मैं एकदम इजीली समझा दूंगी। तो इस तरह से कन्वर्सन आता है, CaCO3 को कन्वर्ट करो C2H2 में, तो इतना प्रोसेस है तब ये कन्वर्ट होता है। ओके क्लियर, दिस इज इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथाइन फ्रॉम। देखिए नेक्स्ट है फ्रॉम विकिनल डाइहैलाइड, फिर नहीं बोलूंगी विकिनल डाइहैलाइड क्या होता है, हुआ KOH डालिए, अल्कोहल है, अल्कोहलिक KOH डालना है आपको, तो क्या होगा ये रिप्लेस हो जाएगा और आपका कन्वर्ट होगा अल्कीन में, और आगे प्रोसेस कराएंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइन में। ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, अब आइए प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस, C5 से C13 तक लिक्विड होगा और 14 से सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, ऑल अल्काइंस आर कलरलेस, इथाइन हैज कैरेक्टरिस्टिक ओडोर, अदर मेंबर्स आर कलरलेस। ध्यान रखिएगा जो एक्सेप्शन हो उसे जरूर पढ़ना चाहिए। आपका जो इथाइन होता है उसके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, बाकी सब ऑर्डरलेस होते हैं। अल्काइंस आर वीकली पोलर इन नेचर होते हैं, दे आर लाइटर देन वाटर एंड they are lighter than water and immiscible with water. MP एंड BP, अब इसको उल्टा पुल्टा मत समझ लेना, ये MP और BP क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, एंड डेंसिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन मोलर मास। ठीक है ना, अब आइए केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे महत्वपूर्ण होता है केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना। एसिडिक करेक्टर ऑफ अल्काइन, अब ध्यान रखिए अल्काइन एसिडिक करेक्टर के होते हैं, क्यों, क्योंकि H+ आयन को रिलीज कर सकते हैं। H+ आयन जिसने भी दिया वो क्या है, एसिड है। तो यहाँ रिएक्शन सोडियम के साथ कराइए 475 केल्विन पे, तो H यहाँ से रिप्लेस होता है, दैट्स वाई ये क्या होता है, एसिडिक करेक्टर का होता है। ठीक है, उन्हीं बातों को यहाँ लिखा है। सोडियम मेटल एंड सोडामाइड आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, दे ओनली शो रिएक्शन विथ अल्काइंस एंड नॉट विथ अल्कीन्स और अल्केन्स। ठीक है, एसिडिक बिहेवियर की बात करें ऑर्डर में तो आप क्या हो जाएगा, अल्काइन ज़्यादा एसिडिक होगा, देन अल्कीन, देन अल्केन। ठीक है, उसकी तरह से देखिए एडिशन, अब ये जो आपने देखा हुआ है यहाँ पे, ये जो मैंने लिखा है इसके अंदर जैसे एसिडिक करेक्टर में सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा, एसिडिक करेक्टर में धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है, उसका रीजन यही है कि यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पढ़ाऊंगे तो फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है जिसके कारण धीरे धीरे घटना चालू हो जाता है, क्या,
हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर शो करना। ठीक है, तो वो सारी बातें आपको फिर कब पढ़ाऊंगी। यहाँ पे आप इतना सा ध्यान रखिए कि इस तरीके से होता है। एक्चुअली इसको याद भी नहीं रखिए, आप इसको याद रखिए। ठीक है, कि अल्काइन सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कीन से, अल्केन से, ये तो बात की बात है। ठीक है, आइए एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन, नंबर है एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन कराना है आपको। तो बस अल्काइन लिया, H2 लिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए PT या PD या निकल लेते हैं और यहाँ पे अल्कीन बनाया, फिर आगे प्रोसेस किया तो अल्केन बन गया। हो गया आसानी से हुआ। देखा आपने, इथाइन से आपने क्या पा लिया, इथाइन से इथेन पाया, कन्वर्सन हुआ, इथेन से इथाइन से इथेन बना ना, कन्वर्सन हो गया, डन। ओके, अब एडिशन ऑफ हेलोजन करा लेते हैं। तो एडिशन ऑफ हेलोजन कराएंगे आप तो बनेगा आपको 1,2 डाइब्रोमोप्रोपीन, फिर Br2 डालेंगे, यानी सारा डबल बॉन्ड को तोड़ के हेलोजन जुड़ जाएगा। तो 1,1,2,2 टेट्राब्रोमोप्रोपेन बना। दिस इज यूज्ड एज टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन हो गया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट कराइएगा, जस्ट वही है, HBr खाली आ जाएगा, वहाँ ब्रोमीन ब्रोमीन था, यहाँ HBr हो गया। तो बस एडिशन उसी तरीके से आप कराएंगे और प्रोडक्ट आपका बन के आएगा 1,1 डाइब्रोमो एथेन, 1,1 डाइब्रोमो एथेन। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो बना है वो जेम डाइहैलाइड कहलाता है। जैसे वहाँ एक जगह आपको विकिनल डाइहैलाइड दिखा था ना, ये जेम डाइहैलाइड कहलाता है। जेम के मतलब क्या हुआ, 2 हैलोजन्स आर अटैच टू द सेम कार्बन एटम। समझ गए आप, विकिनल डाइहैलाइड में क्या था, एडजेसेंट पे रहता था, जबकि यहाँ पे सेम कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। एडिशन ऑफ वाटर, अब एडिशन ऑफ वाटर करा दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ Hg2+ एसिडिक मीडियम रखिएगा आप, तो वो आपको क्या होगा, एल्कोहल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर हो गया तो यहाँ पे एल्कोहल बना। अब ये आइसोमेराइजेशन कर लेगा, आइसोमेराइजेशन करेगा तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आपका जैसे एल्कोहल से किस में कन्वर्ट हो गया, आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अल्कोहल से किस में कन्वर्ट हुआ, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। देखिए यहाँ पे एथेनल लिखा है, एथेनल एल्डिहाइड हो गया। तो देखिए अल्कोहल और एल्डिहाइड आइसोमेरिक फॉर्म इसलिए हो गया, इसलिए क्योंकि देखिए आपने क्या देखा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बदल गया, फंक्शनल ग्रुप बदल गया, बाकी मॉलिकुलर फॉर्मूला सब कुछ सेम रह गया, फंक्शनल ग्रुप बदल गया, इसलिए ये कैसा आइसोमर्स हो गया, फंक्शनल आइसोमर्स हो गया। ठीक है, तो इसी का यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इसे आप देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन था तो इसलिए एथेनल बना, लेकिन अगर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आ जाए, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आ जाए तो क्या हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही अल्काइल आया तो कीटोन बन गया। ठीक है, समझ गए। देखिए अब नेक्स्ट रिएक्शन है पॉलीमेराइजेशन। तो लीनियर पॉलीमेराइजेशन करेगा और साइक्लिक पॉलीमेराइजेशन करेगा। तो लीनियर पॉलीमेराइजेशन में इस तरीके से n मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलिन जुड़ेगा, तो इस तरीके से जुड़ के बनाएगा आपको एक लीनियर पॉलीमर बनाएगा। ठीक है, साइक्लिक पॉलीमेराइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आता है इथाइन ऑन पासिंग थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब, ये ध्यान रखिएगा, रेड हॉट आयरन ट्यूब से आपको पास कराना है, किसे, इथाइन को, एट 873 केल्विन अंडरगो साइक्लिक पॉलीमेराइजेशन और बेंजीन बनता है माय डियर। ठीक है, तो एथाइन से बेंजीन बनाना हो अगर आपको, हाउ टू कन्वर्ट इथाइन इनटू बेंजीन, तो आपको इसी रिएक्शन का इस्तेमाल करना है। एथाइन लेना है, रेड हॉट ट्यूब से पास कराना है एट 873 केल्विन और बन जाएगा बेंजीन। अगर आपको ये टेम्परेचर याद नहीं रहे तो हीट का निशान भी दे देंगे तो काम आपका चल जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपके लिए टिप्स। ठीक है, तो बेंजीन आपने बना लिया। और ये जो इतना सजा बजा के देख रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे लिखेंगे, आप सिर्फ इथाइन भी लिख दोगे और रेड हॉट ऐसे करके तो आपका बेंजीन ही बनेगा, कुछ और दूसरा नहीं बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो ये हो गया यहाँ पे आपका अल्काइन भी कंप्लीट। ठीक है, अब हम चलेंगे एरोमेटिक पे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो देखिए ग्रीक वर्ड से बना है एरोमा, जिसका मतलब होता है प्लीजेंट ओडोर, यानी कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनका अपना एक खास स्मेल होता है। मतलब खास स्मेल से मतलब अच्छा स्मेल होता है जो आपको अच्छा लगेगा, आपको इरिटेट नहीं करेगा। ओके, मोस्ट ऑफ देम पजेस प्लेजेंट ओडोर, दे आर नेम्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। उसके बाद देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंजीन रिंग एज नॉन एज बेंजेनोइड्स एंड द नॉट कंटेनिंग बेंजीन रिंग आर नॉन एज नॉन बेंजेनोइड।
ये सब तो पहले ही पढ़ा रखा था। जैसे बेंजीन है, टोलुइन है, नैप्थलीन है, बाइफिनाइल, ये सब क्या है, एरोमेटिक के अंदर आता है। फिर नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म हम देखेंगे इसका। तो देखिए इसमें क्या है, ये ध्यान रखिएगा कि आपके बेंजीन रिंग के अंदर जितने भी कार्बन हैं, हाइड्रोजन हैं, वो सब इक्विवेलेंट होते हैं, एक समान होते हैं। किसी की ताकत कम या ज़्यादा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होता है, एक तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब एक ही इन्वॉल्वमेंट है सबके पास। यही खासियत है बेंजीन का, ठीक है। तो वो वही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो मोनो सब्सटीट्यूटेड जब तक होता है तब तक वो आइसोमेरिक फॉर्म में नहीं आता है, लेकिन जैसे ही डाई सब्सटीट्यूटेड हो जाएगा तो आइसोमेरिक फॉर्म में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, जिसे ऑर्थोऑक्साइलिन कहते हैं। और यही जब ये वाला 2 यहाँ से यहाँ वाला आ जाए, यहाँ आ गया आपको मेटा पोजीशन पे, तो 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन, इसे मेटा ऑक्साइलिन कहते हैं। और ये पारा पोजीशन पे भी आ सकता है, 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन, यानी पारा एक्साइलिन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये सब के सब पोजीशन आइसोमर्स शो कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ सब कुछ सेम है, सिर्फ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बदल रहा है। देखिए यहाँ 1,2 था, यहाँ 1,3 हो गया, यहाँ पे 1,4 हो गया। तो 1,2 या 1,6 ऑर्थो पोजीशन को दिखाता है, जबकि 1,3 1,5 मेटा पोजीशन को दिखाता है, 1,4 पारा पोजीशन के लिए होता है, 1,4 पारा पोजीशन के लिए हो गया। और जबकि यहाँ से आप 1, 2, 3 है, अगर उल्टा आप चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ये भी आपका क्या होता है, मेटा पोजीशन ही होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 1,3 भी लिखा गया है, 1,5 भी लिखा गया है। और उसी तरीके से आपको ऑर्थो के लिए भी 1,2 भी हो सकता है, 1,6 भी हो सकता है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी आपका ऑर्थो पोजीशन ही है। पारा सिर्फ एक ही रहेगा, 1,4 पोजीशन, ठीक है, क्योंकि ये पारा पे ऑलरेडी जहाँ सब्स्टिट्यूएंट है वो पारा पोजीशन ही होता है, ठीक है, क्लियर। अब आइए स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में आते हैं। तो बेंजीन वाज आइसोलेटेड बाय माइकल फ्राइडे इन 1825। मॉलिकुलर फार्मूला C6H6 होता है। स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं कैकुले स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर या ये स्ट्रक्चर जो बनाया गया, ये स्ट्रक्चर किसके द्वारा प्रपोज किया गया है, कैकुले के द्वारा किया गया। सबसे ज़्यादा इन्होंने ही वर्क किया, मतलब बहुत, देखिए बेंजीन रिंग पर बहुत 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 वर्क हुआ और लास्टली एक कंक्लूजन निकाला गया। पहले तो इन्होंने कैकुले साहब ने ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया कि ये आइदर कन्वर्ट होता है, लेकिन इसके बावजूद फिर रिएक्शन जब बेंजीन का पढ़ा गया तो उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, जिससे ये बताया गया कि ऐसा है कि ये दोनों नहीं, इसके बीच का स्ट्रक्चर ही एक स्ट्रक्चर होगा जिसको रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहा जाता है। और इंटरचेंज होता रहता है, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है, जिसके कारण रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन के अंतर्गत इसे आप देखेंगे ये रिंग लिखते हैं या ये रिंग लिखते हैं तब जब आप रिएक्शन करवाते हैं। अदरवाइज आप बेंजीन को इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन अपना पोजिशन इतना तेजी से डिलोकलाइज करता रहता है, जिसके कारण वो इस तरीके से हो गया। और इसी वजह से ये कहा जाता है कि जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन हैं वो सब के सब इक्विवेलेंट हैं, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। बेंजीन में सारे इक्विवेलेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर आपने बनाया, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे एक ये कार्बन को पकड़ो, ये सिग्मा, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो जुड़ेगा वो सिग्मा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो इसमें जितने भी कार्बन है सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, तो एक p ऑर्बिटल तो अनहाइब्रिड रहा ना, एक p ऑर्बिटल क्या हुआ, अनहाइब्रिड है। और ये जो दोनों तरफ लूप बना के बनाया गया वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, और यही अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करता है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन शो करता है। तो या तो आइदर ऐसे ओवरलैप करेगा तो ऐसा बनेगा, अगर ऐसे ओवरलैप करेगा तो ऐसा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस तरह से डीलोकलाइजेशन दिखाया जाता है, इस तरह से होता है। और यहाँ पे ऑल CC बॉन्ड लेंथ जो होता है 139 पिकोमीटर होता है, यानी कि कार्बन के अंदर बेंजीन के अंदर आपने देखा ना कि कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, लेकिन सारे के सारे बॉन्ड जो होते हैं वो एक ही बॉन्ड लेंथ के होते हैं, 139 पिकोमीटर, जो कि बिटवीन होता है किसके, CC डबल बॉन्ड और CC सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ के बीच का होता है, ठीक है। ये सारी बातें ध्यान में रखिए कि कितना बॉन्ड लेंथ होता है, 139 ऑल CC बॉन्ड,
ठीक है, ऑल जितने भी होते हैं सब, ये नहीं कि सिंगल और डबल नहीं, सभी। ठीक है, अब आइए एरोमेटिसिटी देखते हैं क्या है। तो एरोमेटिसिटी में क्या होता है, प्लानरिटी होता है, प्लेनर होता है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग होता है। इन द रिंग, इस पे मार्क कर लीजिए, इन द रिंग होता है। रिंग के आउटसाइड अगर प्रेजेंट है आपका इलेक्ट्रॉन तो वो काउंटेबल नहीं होता है। अब देखिए, प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग वेयर n इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और इसे हक्कल्स रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हक्कल फॉर्मूला है। एरोमेटिसिटी पहचानने का सबसे बेहतरीन यही है, इसके ये अल्टीमेट है। मतलब ये सब जैसे आप कैसे कहते हैं 5 6 में जैसे आपने पढ़ाई किया कुछ तो कुछ कुछ बताया जाता है, लेकिन जैसे ही 10th में आप आते हैं रूल्स बहुत सारे बदल जाते हैं। मतलब एक एडवांस रूल पढ़ा दिया जाता है आपको, यूनिवर्सल रूल। उसी तरीके से है, अगर एरोमेटिसिटी में ये फिट बैठ गया तो वो एरोमेटिक है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हक्कल्स रूल अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो इसका भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, डिटेल में बनाया हुआ वीडियो है, उसको देखिए। बेंजीन हुआ, साइक्लोपेंटा डाइनाइल अनायन हुआ, ये साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल कटायन है। ये सब के सब आपको पाई बॉन्ड देखिए किस तरीके से शो कर रहा है। n बराबर 1 आएगा और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है सबके पास, 2 2 4 2 6, और यहाँ पे देखिए 2 2 4, और चूंकि रिंग के अंदर है इसलिए 6, यहाँ पे 2 2 4 6 हो गया, ये पॉजिटिव आयन है। तो n बराबर 1 शो है। n बराबर 1 का किसके लिए है, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना आपका, अगर n का वैल्यू 1 2 3 0 से भी 0 1 2 3 4 आता है तो वो एरोमेटिक हो जाएगा। तो n बराबर वो यहाँ पे 1 आएगा, इसके जगह पे आप रखेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो ठीक है। तो नैप्थलीन जो है फिर उसी तरह से यहाँ दिखाया गया। फिर एंथ्रासीन है, ये सब कंपाउंड लिख के प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। एंथ्रासीन, फिर इसी एंथ्रासीन का ये ऊपर उठ के चला जाएगा तो उसे फिनैंथ्रीन कहते हैं। n बराबर 3 है इसके लिए, यहाँ पे n बराबर 2 है इसके लिए। ठीक है, और वो सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में आ जाइए। कॉमर्शियली आइसोलेटेड फ्रॉम कोल्टार। ठीक है, अब लेबोरेटरी मेथड के अंदर क्या है, साइक्लिक पोलामराइजेशन ऑफ एथाइन। अभी जस्ट आपने पीछे देखा ना कि साइक्लिक पोलामराइजेशन ऑफ एथाइन होता है तो बनता है क्या, बेंजीन बनता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे उस रिएक्शन को फिर से नहीं लिखा है, आप यहाँ पे लिखेंगे अपनी कॉपी पे। जो मैंने पीछे अभी आपको पढ़ाया, पूरी वीडियो देखा कीजिए आप लोग, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ नहीं लिखना है यहाँ पे मुझे, तो आपको समझ के में आ गया। उसी रिएक्शन को यहाँ पे लिखना है कि एथाइन पास थ्रू रेड हॉट ट्यूब एट 873 केल्विन, तो वो क्या हो जाता है, बदल जाता है किसमें, बेंजीन में। नेक्स्ट हो गया डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। तो यहाँ पे एरोमेटिक एसिड लिया आपने, डी कार्बोक्सिलेशन के लिए सोडा लाइम का इस्तेमाल होता है। अल्केन में आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना, अभी इसी वीडियो में पढ़ाया है। चूंकि लंबी वीडियो है इसलिए मैं बार बार गलती से ये बोल जा रही हूँ कि पिछली क्लास में नहीं, वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है इसलिए। NaOH और CaO क्या है, सोडा लाइम में हीट कर दीजिए तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। रिडक्शन ऑफ फिनॉल, ये एकदम याद करके रखिए, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। यहाँ पे फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ जब हीट किया जाता है तो बेंजीन में कन्वर्ट होता है, ये आपको 12th के अंदर भी पढ़ना है। ठीक है, जब रिएक्शन ऑफ फिनॉल पढ़ेंगे ना वहाँ, तो वहाँ ये आएगा। तो ध्यान रखिए, फिनॉल को जिंक डस्ट डाल के हीट किया, बेंजीन बन गया। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसका। दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, दे आर कलरलेस लिक्विड और सॉलिड विद अ कैरेक्टरिस्टिक अरोमा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर इमिसिसेबल विथ वाटर बट रीडली मिसिसेबल विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। दे बर्न विथ सूटी फ्लेम। ये सब ध्यान में रखिए। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जब आएंगे तब आपका इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। ये इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है ना, आपने देखा था अल्कीन ने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो किया था, तो ये तो भैया इसमें ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये कौन कौन सा रिएक्शन शो करेगा, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन और फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन रिएक्शन इन विच अटैकिंग रिएजेंट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए सबसे पहला रिएक्शन है नाइट्रेशन। तो बस याद क्या रखना है, बेंजीन को कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 के साथ, जिसे कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं, यही है नाइट्रेशन कराने वाला ग्रुप। ठीक है, ध्यान रखिए, कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 323 केल्विन पर जब आप इसको हिट करेंगे तो ये आपको NO2 में कन्वर्ट दे देगा यहाँ पे, तो नाइट्रोबेंजीन बन गया, यानी कि बेंजीन को कन्वर्ट कर देगा नाइट्रोबेंजीन में। तो ये ध्यान रखिए।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ते चले जाइए, ये सब क्लास 12th के अंदर आपको बहुत हेल्पफुल होगा बच्चों। हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन के लिए क्या होता है, हेलोजन डालिए, अनहाइड्रस AlCl3 डालिए, बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। क्लोरीन डाला तो क्लोरो बना, ब्रोमीन डालोगे तो ब्रोमो बनेगा। ठीक है, अब ये जो आप AlCl3 देख रहे हैं ना, वो लेविस एसिड कहलाता है। ठीक है, तो इसके जगह पे आप चाहें तो FeCl3 भी यूज करते हैं, FeBr3 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए सल्फोनेशन में। तो सल्फोनेशन कब होता है, बेंजीन को जब H2SO4 यानी फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इसे बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कीजिएगा तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब बारी फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन की। अल्काइलेशन रिएक्शन है ये, अल्काइलेशन, असाइलेशन नहीं है, अल्काइलेशन है। When benzene is treated with an alkyl halide in the presence of anhydrous aluminium chloride, alkyl benzene form। देखिए क्या है, अल्काइल हलाइड के प्रेजेंस में अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक नेम रिएक्शन है। ये क्या है, नेम रिएक्शन। तो नेम रिएक्शन को एज इट इज ध्यान रखना होगा कि उसके साथ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड लगा रहता है, तब वो फ्राइडल क्राफ्ट होगा। इसके जगह पे आप FeBr3 लिख देंगे तो गलत कर देगा, नंबर नहीं देगा, अगर फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन लिख के दिया है तो ध्यान रखिएगा इसका। तो बेंजीन लिया, अल्काइल हलाइड लीजिए, अनहाइड्रस AlCl3 डालिए तो वो कन्वर्ट हो गया आपका टोलुइन में। तो यानी बेंजीन से टोलुइन बनाने का ये तरीका है। उसी तरह से आप क्या करेंगे, इथाइल बेंजीन बनाएंगे तो यहाँ पे इथाइल क्लोराइड ले लिया और बना लिया इथाइल बेंजीन। तो ये सब कन्वर्सन का तरीका है, बस पढ़ते जाइए। और जो बातें बता रही हूँ, इतना जो प्रेशर बना के आपको बोल रही हूँ, अल्काइल हलाइड लिया और अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड ही लेना है, तभी वो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होगा। ठीक है, अब बारी आती है फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन की। तो बस सब कुछ सेम है, खाली एसिटाइल क्लोराइड यहाँ पे आप ले लीजिए, बाकी आपका रिएक्शन सेम ही रहेगा। सिर्फ एसिटाइल क्लोराइड आप लेंगे तो यहाँ जो जुड़ेगा वो तो एसीटोफिनोन बनेगा। यहाँ पे आपका अनहाइड्राइड आपने लिया है तो यहाँ पे भी एसीटोफिनोन बन रहा है। और अगर एक्सेस ऑफ हेलोजन आप ले लेते हैं, एक्सेस ऑफ हेलोजन लेते हैं, अनहाइड्रस AlC3 डालते हैं, डार्क कोल्ड प्लेस पे रखते हैं तो हेक्साक्लोरोबेंजीन आपका बनेगा। यानी सब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन उसके जगह पे अटैच हो जाएगा और बनेगा हेक्साक्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब एडिशन रिएक्शन देख लीजिए क्या है, इसमें कैसे होगा आप जान रहे हैं। पाई बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन तो शो करेगा ही करेगा, मैंने स्टार्टिंग में ही कर रखा है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए क्या होगा, अल्कीन है, आप जब इसको निकल के साथ हीट करेंगे हाइड्रोजन डाल के तो वो आपको साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सारा पाई बॉन्ड पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। उसी तरह से क्लोरीन लेके अगर आप अल्ट्रावायलेट रेक में करेंगे तो वो बेंजीन हेक्साक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका फेमस नाम है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। तो ठीक है ना, तो ये हो गया कंबसन रिएक्शन। नेक्स्ट आप देखेंगे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। अब देखिए यहाँ पे ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है, देखिए आप बस इतना सा समझ लीजिए, अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जो बेंजीन रिंग की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, बेंजीन रिंग के अंदर टूवर्ड्स देगा, तो आप समझेंगे कि वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। यानी वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पोजीशन दिलाएगा, ऑर्थो या पारा पोजीशन पे दिलाएगा। रीजन, क्योंकि जब देखिए यहाँ पे आप इसको देखिए, यहाँ पे अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा हो तो ये लिखा हुआ क्या है, देखिए पारा पोजीशन आर कॉल ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, थोड़ा सा ये थोड़ा कुछ इस पे आ गया जिसकी वजह से ये ओवरलैप करता हुआ दिख रहा है आपको, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है ना, टेंशन ना लेंगे आप, अपने से आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसमें क्या है, फिनॉल है, फिनॉल ने क्या किया, ऐसे इलेक्ट्रॉन दिया अपना, ऐसे दे दिया, तो देते ही के साथ यहाँ पे O पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड हुआ। तो आप देखिए इस जब स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, बाकी कहीं भी इलेक्ट्रॉन आपको शो नहीं किया गया। तो आपने क्या देखा कि आपका ऑर्थो पोजिशन या फिर आपका पारा पोजीशन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है E+ है वो तो वैसा ही साइट ढूंढता है ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो। तो इसलिए ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा, ऑर्थो और पारा डायरेक्शन को
फ्री छोड़ेगा, किसके लिए? इलेक्ट्रोफाइल के लिए, यानी इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे आके अटैच होना चाहेगा। रीजन आपने समझ लिया, क्योंकि क्लाउडनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी पोजीशन पे ज़्यादा होगा। समझ गए बात को? तो ऑर्थो एंड पारा पोजिशंस आर इलेक्ट्रॉन डेंस पोजिशन, सो ई प्लस रिएजेंट अटैक ऑन दिस पोजिशन। अब ये ऐसा ग्रुप होता कौन कौन है? तो ध्यान रखिएगा, जिनके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो टूवर्ड्स रिंग ही देते हैं अपना इलेक्ट्रॉन, जैसे NH2 NHR NHO NHCO CH3 यहाँ पे जो लिखा है, सबके पास अपना अपना ग्रुप में इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण ऐसा होता है। और जहाँ पे नहीं भी है तो ये आपका अलग रीजन है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट ये शो करता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन ये पुश करेगा किसके तरफ? बेंजीन के तरफ। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इसमें कोई मेहनत नहीं है ज़्यादा, मेटा डायरेक्टिंग है, यानी कि मेटा पोजीशन पे दिखाएगा। तो मेटा डायरेक्टिंग, ये सारा ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है। कारण इसका क्या है? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, यानी कि आपके रिंग से बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन को लेकर आता है। बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप पढ़ रहे हैं अभी। इलेक्ट्रॉन, ये NO2 जो है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड O है, तो ये ऐसे जैसे ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, रिंग से बाहर जाना स्टार्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही रिंग से बाहर जाने का पोजीशन बना रहा है, तो आप कहाँ देख रहे हैं कि एक ही पोजीशन होगा जहाँ पे E प्लस आयन आके अटैक कर सकता है। वो कौन सा पोजीशन होगा? मेटा पोजीशन। मेटा ही एकमात्र ऐसा पोजीशन होगा जहाँ पे आपका क्लाउडनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। देखिए, इन दिस केस द ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग डिक्रीजेज, मेकिंग फर्दर सब्सटीट्यूशन डिफिकल्ट। Therefore, these groups are also called deactivating groups. The electron density on ortho and para position is comparatively less than that of meta position. Hence, ये these are meta directing group. आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका पारा हो गया, तो ये ऑर्थो पोजिशन है। तो यहाँ आप देख रहे हैं पॉजिटिव है, तो इस पर पॉजिटिव अटैक नहीं कर पाएगा। कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पे आके करेगा। ऑर्थो के बाद यहाँ मेटा हुआ, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा तो ज़्यादा है, इसलिए यहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे आके जुड़ेगा कौन? आने वाला इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, बाकी आपका ऑर्थो और पारा पोजीशन पे नहीं करेगा, कारण कि यहाँ भी पॉजिटिव इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम आ जाएंगे कार्सिनोजेनेसिटी एंड टॉक्सिसिटी। बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग मोर देन 2 बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर आर टॉक्सिक एंड सेट टू पजेज कैंसर प्रोड्यूसिंग कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी बेंजीन और पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जब आपने में फ्यूज हो जाते हैं तो टॉक्सिक सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, जो क्या करता है? DNA को डैमेज करता है और कैंसर को बढ़ावा देता है, कैंसर को मतलब कैंसर प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे कार्सिनोजेनिक के कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, Such polynuclear hydrocarbons are formed on incomplete combustion of organic materials like tobacco, coal and petroleum. इसलिए आपने समझ लिया है कि टोबैको या ये सब क्यों नहीं कहा जाता है कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि ये सब जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है इन सब का, तब ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन बनते हैं। और आपने सुना है कि माउथ कैंसर हो जाता है जो ज़्यादा टोबैको लेते हैं, तो वो क्यों होता है? क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जिसके कारण पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन फ्यूज्ड होते हैं और आपका कार्सिनोजेनिसिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे जो कंपाउंड हैं जो कार्सिनोजेनिक के कैरेक्टर में आते हैं, वो सब है ये इस तरीके से आपके बुक में NCERT में दे रखा है। 1-2 आपको याद होना चाहिए, जैसे ये है 1-2 बेंजेनथ्रासीन। ठीक है, देखिए, दे इंटर इनटू ह्यूमन बॉडी एंड डैमेज द DNA एंड काउज कैंसर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हुआ आपका हाइड्रोकार्बन। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी मीन्स कि आपको समझ में आई हो, जो टिप्स ट्रिक्स की बातें होती हैं वो मैंने आपको समझाई हैं। पूरा NCERT कवर किया है, वीडियो लंबी है ये नो, बट आप लोगों का ही रहता है कि मैम सारा कॉन्सेप्ट के साथ एक ही वीडियो में पढ़ाइए, तो मैंने पढ़ा दिया है। और मैं ऐसे ही मतलब मेरी आदत है कि जब भी मैं पढ़ाऊंगी तो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ ही आपको पढ़ाऊंगी, ताकि आप समझ के जाएं मेरे वीडियो से। मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा सकती हूँ, मेरी आदत ही नहीं है बच्चों, तो इसके लिए सॉरी, बट चलिए, आपकी मैम मैं ही हूँ तो आपको ऐसे ही पढ़ना है।
तो चलिए इस आशा के साथ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल हो और आप बहुत ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और बहुत प्यार देंगे इस वीडियो को। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे और वीडियो को देखते रहें।